दोस्तों ये कहानी प्रिया की है जो पटना में रहती है। प्रिया पटना में ही रहकर एलएलबी लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी दोस्तों। प्रिया बहुत ही गरीब परिवार से आती है और उसके पापा एक ऑटो ड्राइवर थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। दोस्तों प्रिया की दो बहनें और थी, लेकिन प्रिया उन दोनों में सबसे बड़ी थी। प्रिया के पापा सोचते हैं कि उनकी बेटी की अब शादी की उम्र हो गई है तो कोई अच्छा सा लड़का देखकर प्रिया की शादी कर देनी चाहिए और फिर वो प्रिया के लिए लड़का देखना भी शुरू कर देते हैं। दोस्तों कुछ समय के बाद प्रिया के मामा उसके लिए एक लड़का देख लेते हैं और प्रिया के पापा से बताते हैं कि लड़का अच्छा है, एक सरकारी टीचर है और सरकारी स्कूल में पढ़ाता है। दोस्तों उस लड़के का नाम सोनू होता है। अब प्रिया के पापा सोनू की फैमिली से मिलकर बात करते हैं और प्रिया का रिश्ता सोनू के साथ पक्का कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इस शादी में एक दिक्कत बहुत ज्यादा बाधा डाल रही थी और वो प्रॉब्लम ये थी कि दहेज में लड़के वाले एक 4 पहिया गाड़ी मांग रहे थे और गाड़ी में उन्हें सिंपल नहीं बल्कि 25-30 लाख वाली बड़ी फोर व्हीलर चाहिए थी। लेकिन दोस्तों प्रिया के पापा इतने अमीर नहीं थे। वो तो एक साधारण से ऑटो चालक थे। उनके पास इतना पैसा नहीं था। वो इतनी बड़ी गाड़ी या इतना ज्यादा दहेज कहाँ से दे पाते। लेकिन फिर भी जब रिश्तेदार के लोग आपस में बैठकर समझौता करते हैं तो इन दोनों फैमिली के बीच में बातचीत तय हो जाती है और प्रिया के पापा सोनू से और सोनू की फैमिली से कहते हैं कि हमसे जितना ज़्यादा हो सकेगा हम आपको उतना ज़्यादा दहेज दे देंगे, लेकिन बात अगर गाड़ी की जाए तो हम तुम्हें गाड़ी इतनी महंगी नहीं दे सकते हैं। जो गाड़ी हमें समझ में आएगी, जो भी हमें अच्छी लगेगी, वो गाड़ी हम आपको दे देंगे। लेकिन जो लड़का सोनू होता है वो अपनी हट लगा देता है कि मुझे 25-30 लाख वाली गाड़ी ही लेनी है। लेकिन दोस्तों सोनू इस रिश्ते को छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि प्रिया देखने में बेहद खूबसूरत थी और वो पढ़ाई भी कर रही थी। इस साल उसका एलएलबी का फाइनल ईयर था और वो जज बनने के लिए पेपर की तैयारी भी कर रही थी दोस्तों। और कुछ टाइम के बाद वो जज बन भी जाती और अगर जज नहीं बन पाई तो एक काबिल वकील तो पक्का ही बन जाती। इसी वजह से सोनू की फैमिली भी सोचती है कि प्रिया पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके बस ये शादी को कर ही लिया जाए। अब सोनू के माता पिता प्रिया के माता पिता से बातचीत करते हुए कहते हैं कि चलो ठीक है, जो कुछ भी आपसे बन पाए आप लोग दहेज में दे देना, हमें कोई नाराजगी नहीं है इस बात से। और दोस्तों अब सोनू और प्रिया की शादी की तारीख बिल्कुल तय कर दी जाती है। दोस्तों जैसे जैसे शादी के दिन करीब आने लगते हैं तो प्रिया के पापा की टेंशन बढ़ने लगती है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में गुजर रहे थे, क्योंकि दोस्तों वो एक साधारण सा ऑटो रिक्शा चलाते थे। दिन भर रिक्शा चलाने के बाद में वो सिर्फ घर के खर्च के लिए ही कुछ पैसे जोड़ पाते थे। अब वो इतना पैसा कहाँ से लाएं जिससे दहेज का सामान खरीदा जा सके और लड़के के लिए 25-30 लाख की गाड़ी खरीद पाएं। प्रिया के पापा के पास थोड़ी सी खेती की जमीन भी थी, जिससे वो अनाज वगैरह पैदा करते थे और अपने खाने के लिए अनाज उगाते थे। दोस्तों प्रिया के पापा को अब कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, तो वो अपनी इस जमीन को एक बनिए के पास गिरवी रख देते हैं और कुछ पैसे वो उस बनिए से ले लेते हैं। अब सोनू को दहेज में देने के लिए सामान खरीदना शुरू कर देते हैं दोस्तों, और उसी पैसे से वो 8 लाख की एक फोर व्हीलर खरीद लेते हैं, जो कि मारुति वैगनार गाड़ी थी। क्योंकि प्रिया के पापा को दिखाई दे रहा था कि सोनू एक सरकारी टीचर है, वो बढ़िया पैसा कमा रहा है। अगर उसकी शादी कहीं और होती है तो इतना पैसा तो उसको मिल ही जाएगा दहेज में। और अगर प्रिया की शादी इस घर में हो जाती है तो हमारी बेटी इस घर में खुशहाल जिंदगी बिताएगी। ये सब बातें ही उनके दिमाग में चल रही थी दोस्तों। इसलिए वो अपनी पुश्तैनी जमीन को गिरवी रखकर अपनी बेटी प्रिया की शादी सोनू से तय कर देते हैं। दोस्तों प्रिया अपने पापा को समझाते हुए बोलती भी है कि पापा आपको क्या जरूरत है इतना दहेज देने की और ऐसे लड़के से मेरी शादी करवाने की, जिससे हम सबकी जिंदगी दांव पर लग जाएगी। ना तो इसके बाद हमारे पास जमीन रहेगी और ना खाने के लिए अनाज रह पाएगा। पापा मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ, आप कोई और लड़का देख लीजिए, मैं किसी और से शादी कर लूंगी। आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इतना दहेज देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों प्रिया के पापा उसकी किसी बात को नहीं सुनते। और दोस्तों आमतौर पर कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी की शादी जहाँ कहीं भी हो बस वह हंसी खुशी रहे। इसके बाद दोस्तों शादी की तैयारी बड़े ही धूमधाम से शुरू हो जाती है और विवाह का दिन भी नजदीक आने लगता है। और फिर सोनू बहुत ही धूमधाम से बारात लेकर प्रिया के घर पहुंच जाता है।
दोस्तों सभी कुछ कुशल मंगल बीत रहा था, लेकिन जब जयमाला का समय आता है तो सोनू प्रिया के पापा से बोलता है कि मेरे दहेज का जो भी सामान आप लोगों ने खरीदा है, एक बार वो सभी सामान हमें दिखा दीजिए, हम देखना चाहते हैं। अब प्रिया के पापा दहेज का सभी सामान सोनू के माता पिता और सभी बारातियों को दिखाने लगते हैं। वहां उपस्थित दोस्तों सभी लोग दहेज को देखकर खुश थे, लेकिन सोनू को जब गाड़ी दिखाई देती है तो वह बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है दोस्तों। वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने आप लोगों से दूसरी गाड़ी मांगी थी और आप लोग इतनी सस्ती गाड़ी देने हमें चले हैं। जब तक मुझे महंगी गाड़ी नहीं मिल जाती है तब तक मैं ये शादी नहीं करूंगा। अब दोस्तों हालात वहां बिगड़ने लगे थे। शादी का पूरा माहौल बना हुआ था। सैकड़ों की तादाद में लोग वहां जमा थे शादी को अटेंड करने के लिए। अब दूल्हे की ये सब बातें सुनकर सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। वो प्रिया के पापा सोनू से हाथ जोड़ते हुए विनती करते हैं दोस्तों कि बेटा मैं जितना भी कर सकता था मैंने आपके लिए किया, और बात सिर्फ एक गाड़ी की नहीं है। आप मेरी बेटी को तो देखिए, वो बहुत पढ़ी लिखी और काबिल लड़की है। वो भगवान ने चाहा तो वो जल्दी ही एक जज बन जाएगी, या जज नहीं तो एक वकील तो जरूर पक्का बन जाएगी। लेकिन दोस्तों सोनू प्रिया के पापा की एक नहीं सुनता है। वह उनकी बात पे ध्यान नहीं करता है, और इतने में ही सभी रिश्तेदार पास में इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोग सोनू के मम्मी पापा को समझाते हैं कि ऐसा मत कीजिए, अपने बेटे को शांत कीजिए और इज्जत के साथ ही शादी कर लीजिए। काफी अच्छे लोग हैं ये सब बेचारे। अब दोस्तों सोनू के पापा सोनू को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों सोनू किसी की बात को सुनता ही नहीं है। वो अपनी जिद के आगे अड़ा रहता है। सोनू के पापा उसे समझाते हुए कहते हैं कि बेटा जो कुछ भी इन्होंने दे दिया है बस ठीक है, अब इसमें इतना नाराज होने की और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लड़की बहुत अच्छी है, तुम आराम से शादी कर लो। लेकिन दोस्तों सोनू का गुस्सा उसके दिमाग पर हावी हो चुका था और वो किसी की नहीं सुनता है और प्रिया के पापा को 3-4 थप्पड़ मार देता है। दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रिया के पापा सोनू के पैरों में गिरकर उनसे विनती करते हैं और कहते हैं कि आप ये शादी कर लीजिए, मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। रही बात गाड़ी की तो मैं कुछ दिनों में और पैसे को बंदोबस्त करके आपको पैसे दे दूंगा। फिलहाल आप ये दहेज स्वीकार कीजिए और ये शादी कर लीजिए। तभी दोस्तों प्रिया को उसकी सहेली बताती है कि सोनू ने तुम्हारे पापा को थप्पड़ मारे हैं, बड़ी गाड़ी ना देने की वजह से। दोस्तों प्रिया को जब ये बात पता चलती है तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। प्रिया एक कमरे में सज संवर कर दुल्हन के रूप में बैठी हुई थी और वो जयमाला में जाने के लिए इंतजार कर रही थी कि थोड़ी ही देर बाद वो जयमाला के लिए जाएगी और अपने होने वाले पति को वरमाला डालेगी। लेकिन दोस्तों जब उसको ये बात पता चलती है कि सोनू ने उसके पापा पर हाथ उठाया है, तब प्रिया भागी दौड़ी अपने पापा के पास जाती है। वो देखती है कि सोनू ने सिर्फ एक गाड़ी को लेकर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। अब प्रिया सोनू से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और गुस्से में वो सोनू से कहती है कि तुम जैसे लालची कमीने इंसान से मैं कभी शादी नहीं कर सकती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। दोस्तों प्रिया अपने पापा से भी कहती है कि पापा मैंने तो आपको पहले ही बहुत मना किया था कि जो इंसान इतना ज़्यादा दहेज लेकर शादी कर रहा है उसका क्या भरोसा कि वो आगे ज़िंदगी में मुझे खुश रख पाएगा या नहीं, क्योंकि इन्हें सिर्फ दौलत से मोहब्बत है। जरा सोचिए कि अगर ये शादी हो जाती है और मैं अपने ससुराल चली जाती हूँ तो ये मेरा पति मुझे हमेशा बात बात पर जलील करेगा, मेरे साथ मारपीट करेगा और दहेज की वजह से मुझे सताएगा। इस तरह के नीच लड़के से शादी करने से बेहतर है कि मैं अकेले अपनी जिंदगी गुजार लूं। दोस्तों ये सब बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। अब किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर करे तो क्या करे। लेकिन दोस्तों सोनू अभी भी अपनी जिद पर लगाए हुए बैठा हुआ था कि जब तक मुझे बड़ी गाड़ी नहीं दी जाएगी मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। दोनों पक्षों में विवाद होते होते करीब रात के 12 बज चुके थे, लेकिन इस विवाद का कोई नतीजा सामने आने को तैयार ही नहीं था और आखिरकार सोनू अपनी बारात को वापस लौटाकर अपने घर ले आता है। बारात को वापस लौटता देख प्रिया की फैमिली वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं दोस्तों। उनकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रिया के पापा ने बड़ी ही मुश्किल से इन पैसों को इकट्ठा किया था और अब जब शादी होने का दिन आया तो लड़का बारात वापस कर
अपने घर चला जाता है। यही सब बातें सोच सोचकर प्रिया के परिवार वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और प्रिया भी अब बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें, क्योंकि दोस्तों जो खेती की ज़मीन उनके पास थी, जिसमें वो अपने खाने के लिए अनाज चावल उगाते थे, उस ज़मीन को भी वो गिरवी रख दिया था और जो पैसा मिला था सभी पैसों से वो दहेज का सामान खरीद चुके थे और अब ये सामान किसी काम का भी नहीं था। उनका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। लेकिन दोस्तों प्रिया अपना हौसला टूटने नहीं देती और खुद को संभालती है और फिर कुछ दिनों के बाद पटना जाकर अपनी एलएलबी की पढ़ाई फिर से शुरू कर देती है। दोस्तों कुछ दिनों बाद ही प्रिया के गांव में एक दूसरी लड़की की शादी होने वाली थी। तो प्रिया के पापा सभी दहेज का सामान कम पैसे में उन्हें बेच देते हैं, जिससे उनका कुछ पैसा रिटर्न हो जाता है और वो सामान भी चला जाता है। दोस्तों प्रिया खूब मेहनत और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रही थी और जब उसका एलएलबी फाइनल ईयर भी कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो सिविल जज की तैयारी करने लग जाती है। पढ़ाई करने के साथ वो गांव के छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन भी दिया करती थी दोस्तों, जिससे उसकी फीस का खर्च निकल जाया करता था। दोस्तों पहली बार में जब प्रिया सिविल जज का एग्जाम देती है तो वो पास नहीं हो पाती है, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारती है और फिर से तैयारी करके दूसरी बार एग्जाम देती है। लेकिन दोस्तों दूसरी बार भी उसकी किस्मत खराब ही रहती है और निराशा उसे हाथ लगती है। वो दोबारा से एग्जाम में फेल हो जाती है, लेकिन दोस्तों वो फिर भी अपना हौसला बढ़ाए रखती है और तीसरी बार जब वो सिविल जज का एग्जाम देती है तो इस बार वो अच्छे अंकों से पास हो जाती है। उसकी कड़ी मेहनत और भगवान की कृपा से वो सफल हो जाती है और फिर कुछ महीने बाद उसकी नियुक्ति सिविल जज के लिए हो जाती है। दोस्तों जिस दिन प्रिया का सिलेक्शन हुआ था उस दिन वो बहुत रोती है, अपने बीते हुए पुराने दिन को याद करते हुए, क्योंकि दोस्तों उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना किया था। शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे अपने जीवन में इतनी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। उसकी पापा की इज्जत को तार-तार किया जाएगा। दोस्तों आप शायद ही इस कहानी के द्वारा समझ पाएँ, लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसा दौर आता है, वो इस बात को अच्छे से समझ चुका होगा। दोस्तों जब प्रिया जज बन जाती है तो उसके घर वाले ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं। वो बहुत खुश थे और सोचते हैं कि चलो ठीक ही हुआ जो प्रिया की शादी सोनू के साथ नहीं हुई है। ईश्वर जो करता है हमारे भले के लिए करता है, बस हमें थोड़ा सब्र लेना चाहिए। दोस्तों आसपास के सभी गांव में ये बात बहुत जल्दी ही फैल जाती है कि लड़की प्रिया एक सिविल जज बन गई है। अखबार न्यूज के द्वारा ये बात सोनू की फैमिली को भी पता चलती है कि प्रिया जज बन चुकी है, जिस कारण अब सोनू के घर वाले अपने किए हुए पर बहुत पछतावा करने लग जाते हैं। अब ये बात जब सोनू को भी पता चलती है कि जिससे उसने दहेज को लेकर शादी नहीं की थी, उस लड़की का आज सिविल जज में सिलेक्शन हो जाता है, तो वह भी बहुत ज़्यादा दंग रह जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि यार मुझे उस दिन प्रिया से शादी कर लेनी चाहिए थी। अब प्रिया के सिविल जज बन जाने के बाद उसकी पोस्टिंग कई जगहों पर होती है दोस्तों। कभी किसी शहर में होती है तो कभी किसी शहर में होती है उसकी। लेकिन 3 साल बाद जब उसकी पोस्टिंग अपने ही बिहार के गया जिले में होती है तो फिर वो वहाँ पर अपनी सेवाएं लोगों को देने लग जाती है दोस्तों। समय बीतता गया दोस्तों, उन्हीं दिनों कोर्ट में एक 60 साल की बूढ़ी अम्मा आती है और अपने वकील के द्वारा प्रिया से वो कहती है कि जज साहब मेरी ज़मीन मेरे पड़ोस के रहने वाले लोगों ने कब्जा कर ली है। मेरे पास मेरी ज़मीन की पक्की कागजात भी हैं, लेकिन मैं जब भी उन लोगों से कहती हूँ कि मेरी ज़मीन पर कोई फसल मत उगाइए, ये मेरी ज़मीन है, तो वो लोग मुझे तंग करते हैं, मुझे परेशान रखते हैं। वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, मैं चाह कर भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती हूँ। मैं आपके पास इस कोर्ट में बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। अब आप ही मेरा सहारा है, आप ही मुझे इंसाफ दिला सकती हैं। दोस्तों अब प्रिया उस बूढ़ी अम्मा की ज़मीन की कागजात को देखती है तो सभी ज़मीनें बूढ़ी अम्मा के नाम ही वसीयत थी और उन दबंगों की मनमानी की वजह से ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था। अब प्रिया अपने अधिकारियों को उन कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ नोटिस जारी करवाती है और कुछ दिनों के बाद दोस्तों उन सभी लोगों की कोर्ट में पेशी होती है। दोस्तों वो लोग जब कोर्ट में आते हैं तो प्रिया उन्हें देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उस बूढ़ी अम्मा की ज़मीन जिन्होंने कब्जा कर रखी थी वो लोग कोई और नहीं होते हैं बल्कि सोनू और सोनू के पापा होते हैं। इन्हें देखकर प्रिया बहुत ज़्यादा अचंभे में पड़ जाती है। सोनू के पापा प्रिया को देखते ही पहचान जाते हैं और वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि जज साहब ये ज़मीन हमारी है,
हम 30 सालों से उस जमीन को जोत बो रहे हैं, लेकिन ये बूढ़ी औरत हम पर झूठा आरोप लगा रही है। अब दोस्तों, प्रिया कुछ देर उनकी बात सुनती है और बोलती है कि अभी आप जरा चुप रहिए, मैं आप लोगों को अच्छे से जानती हूँ। आप किस तरह की इंसान हो और क्या क्या हरकतें आप लोग करते हो। दोस्तों, अब कोर्ट में लेखपाल को बुलाया जाता है और जमीन के जो भी कागजात वगैरह होते हैं उन्हें निकलवाया जाता है। तो पता चलता है और लेखपाल बताते हैं कि ये जो जमीन है इन्हीं बूढ़ी अम्मा के नाम पर है और जबरन ही ये लोग जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं। दोस्तों, सच्चाई सामने आने के बाद प्रिया सोनू और सोनू के पापा पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाती है और कहती है कि ये 60 साल की बूढ़ी अम्मा कई सालों से कोर्ट के चक्कर लगा रही है, तो इनका जितना भी पैसा इसमें फालतू खर्च हुआ है वो सब पैसे तुम्हें देने होंगे। मैं ये केस अभी बंद नहीं करने वाली हूँ। पहले तुम लोगों ने जितनी भी जमीन कब्जा की हुई है सारी जमीन आज ही मुक्त करो, और अगर कभी जीवन में तुम लोगों ने इन्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो फिर मैं अच्छे से जानती हूँ तुम लोगों को जेल की सलाखों के पीछे कैसे डालना है और फिर पूरी जिंदगी अपनी जेल में ही गुजारना। लेकिन दोस्तों, सोनू के पापा प्रिया के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि जज साहब वो हमारी ही जमीन है। लेकिन दोस्तों, जज साहिबा उनकी किसी बात को नहीं सुनती है और कोर्ट का फैसला सुना देती है। सोनू और सोनू के पापा अभी हार नहीं मानते हैं। वो अगले ही दिन प्रिया के गांव में उनके घर पहुंच जाते हैं और बातचीत करते हुए कहते हैं कि प्लीज कैसे भी करके वो जमीन हमें वापस दिलवा दो। आपको जितना भी पैसा चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, प्रिया उन्हें अपने घर से धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देती है और चेतावनी देते हुए कहती है कि आइंदा से हमारे गांव के आसपास भी दिखाई मत देना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। प्रिया अपने पापा की हुई बेइज्जती का बदला सोनू से ले लेती है। अब जब प्रिया के पापा को ये बात पता चलती है कि सोनू और उसके पापा की कोर्ट में पेशी हुई थी और उन्होंने एक बूढ़ी औरत के साथ इतना घिनौना काम किया है, तो प्रिया के पापा भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि चलो ठीक ही हुआ जो मेरी बेटी की शादी सोनू से नहीं हुई, नहीं तो न जाने आगे चलकर क्या दिन देखने पड़ते मेरी बेटी को। दोस्तों, प्रिया के बारे में आपकी क्या राय है और दहेज को लेकर आपकी क्या सोच है। आजकल इस दहेज प्रथा को लोग बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने में लगे हैं। सरकार को इस दहेज प्रथा पर रोक लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको कहानी जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए।